इसमें डिफरेंट हमारे पास मेथड्स थे, वो हमने पढ़े। उन मेथड्स में हमने हर एक मेथड का कोई ना कोई ड्रॉबैक एग्जिस्ट करता है। आई मीन इम्प्रूवमेंट आती है। जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल बाइसेक्शन मेथड था, तो बाइसेक्शन मेथड की इम्प्रूवमेंट आपके पास फॉल्स पोजीशन मेथड या रेगुलर फॉल्सी मेथड उसकी मीन मॉडिफिकेशन थी। मॉडिफिकेशन इन द सेंस कि आपने जब बाइसेक्शन मेथड और फॉल्स पोजीशन मेथड का कंपैरिजन किया तो आपको पता चला कि उसमें फॉल्स पोजीशन मेथड जो वो अर्ली कन्वर्जेंस देता है एज कंपेयर टू बाइसेक्शन मेथड। सिमिलरली आपके पास अगर कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो कि एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट पे कट नहीं करते, तो ऐसे फंक्शंस का रूट फाइंड करने के लिए हमने फिक्स पॉइंट इटरेशन जो मेथड है उसको पढ़ा। देखिए, फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड आपके पास बाकी सारे मेथड से डिफरेंट ऐसे था कि आपने बाकी न्यूमेरिकल मेथड्स में रूट को हमेशा एक्स एक्सिस पे लोकेट किया है, जबकि फिक्स पॉइंट इटरेशन के मेथड के केस में रूट आपके पास लाइन y इज इक्वल टू एक्स पे लाया करता है। ठीक है, लाइन y इज इक्वल टू एक्स पे लाया करता है, तो वो उसमें डिफरेंट था। अब इसके बाद आपने उसमें न्यूटन्स मेथड पढ़ा और सीकेंट मेथड पढ़ा। न्यूटन्स मेथड बेसिकली आपके पास मोस्ट पावरफुल मेथड्स है अमंग ऑल दीज मेथड्स जो आपने अभी मेथड जिसमें पढ़े इनमें, स्पेसिफिकली इन मेथड्स में। और ये मेथड कई लिहाज से बेहतर है, पावरफुल टेक्निक है एज कंपेयर टू सीकेंट मेथड, बाइसेक्शन मेथड एंड रेगुलर फॉल्सी पोजीशन मेथड। लेकिन इस न्यूटन्स मेथड में थोड़ा सा ड्रॉबैक है कि आपके पास ये न्यूटन मेथड, क्योंकि ये टेंजेंट मेथड है, और ये न्यूटन्स मेथड आपके पास फेल हो जाता है अगर आपके पास जो टेंजेंट लाइन है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाए। पैरेलल टू एक्स एक्सिस होने का मतलब ये है कि अगर उसकी स्लोप इक्वल टू जीरो हो जाए, मीन फर्स्ट डेरिवेटिव अगर आपके पास जीरो हो जाए, तो उस केस में न्यूटन्स मेथड आपके पास फेल हो जाता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए जो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मीन सम प्रॉब्लम्स में ये, क्योंकि ये अनअवॉइडेबल होता है या इनएविटेबल है, तो उसके लिए हमें सीकेंट मेथड प्रोवाइड किया गया। देखिए, सीकेंट मेथड में आपने जस्ट क्या किया कि डेरिवेटिव जो था जो न्यूटन्स मेथड में अपीयर हो रहा था, उसको आपने रिप्लेस कर दिया डेरिवेटिव की डेफिनेशन के साथ। तो उससे क्या हो गया कि उस इससे आपने डेरिवेटिव को तो अवॉइड कर लिया, लेकिन उसमें एक चीज पे आपको कंप्रोमाइज करना पड़ गया। वो कंप्रोमाइज है उसका कन्वर्जेंस, मीन कन्वर्जेंस पे कंप्रोमाइज करना पड़ा। कैसे कन्वर्जेंस पे कंप्रोमाइज करना पड़ा वो अभी हम इस लेक्चर में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। मैं आप लोगों के साथ अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ। देखिए, जस्ट 1 मिनट प्लीज। जी, देखिए आपके पास ये आपको शो हो रही है स्क्रीन। This is your lecture number 10 and today is 21. देखिए, किसी भी मेथड की जो आपने न्यूमेरिकल मेथड्स पढ़ते हैं, उन न्यूमेरिकल्स मेथड में एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट, या जो हमारे इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट होती है, मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट होती है, वो होती है उसकी अर्ली कन्वर्जेंस या उसकी फास्ट कन्वर्जेंस, या ये कि आपके पास कितनी जल्दी उसका एक्यूरेट रिजल्ट आपके पास आता है। तो इस सेक्शन के अंदर देखिए, अब हमने कन्वर्जेंस ऑफ न्यूटन्स मेथड और अदर मेथड्स की जो कन्वर्जेंस है उसके बारे में पढ़ना है। तो उसके लिए एक डेफिनेशन है आपके पास ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस की। देखिए, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस आपके पास क्या होता है। आप जब भी इटरेटिव मेथड अप्लाई करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई भी मेथड अगर आपने अप्लाई किया, तो उस केस में आपके पास अप्रोक्सीमेशंस आती हैं, जैसे P0 फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, P1 सेकंड अप्रोक्सीमेशन, P2 फिर P3,
अप टू सो ऑन। ये आप प्रोसेस तब तक जारी रखते हैं जब तक कि आप इस रूट P पे नहीं पहुंच जाते, ठीक है। तो इससे हमारे पास ये जो P0, P1, P2, P3, Pn हम ये बनाते हैं, ये बेसिकली हमारे पास एक सीक्वेंस बनती है जो कि Pn n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी है। ये हमारे पास सपोज करें कि एक सीक्वेंस है और ये सीक्वेंस कन्वर्ज करती है P को। कन्वर्ज करने का मतलब क्या होता है कि जो जो हम इटरेशंस परफॉर्म करते जाते हैं हम अपने रूट के पास होते जाते हैं, मीन करीब होते जाते हैं हम अपने रूट के। तो ये कन्वर्ज करने का मतलब ये है। अब अगर हम ये करें कि हमारे पास कन्वर्जेस टू P और ये कंडीशन होल्ड करती हो कि Pn इज नॉट इक्वल टू P फॉर ऑल n इफ पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स लैम्डा एंड अल्फा एग्जिस्ट, तो ये जो डेफिनेशन अगर आपके पास अगर हम इस पे अप्लाई करें तो हम ये कहते हैं, अगर ये डेफिनेशन हम अप्लाई करें और हमारे पास कोई सम कांस्टेंट लैम्डा एक नंबर आपके पास आ जाए, तो हम कहते हैं कि ये जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज कर गई है, सीक्वेंस कन्वर्जेस टू P। याद रखिए P आपके पास यहाँ पे रूट है, रूट कन्वर्ज कर गई है P को ऑफ ऑर्डर अल्फा और उसका ऑर्डर अल्फा है विद एसिम्प्टोटिक एरर कांस्टेंट लैम्डा। अब इसमें देखिए ये जो आपके पास Pn+1 माइनस P है, ये आपके पास बेसिकली क्या है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? Pn+1 माइनस P एरर को, ये एरर को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। और ये एरर किसकी है? n+1th इटरेशन की एरर है, n+1th इटरेशन की एरर है, n+1th इटरेशन एरर। और ये जो आपके पास Pn-P है, ये आपके पास बेसिकली एरर है nth इटरेशन की। तो अगर हम इन दोनों इटरेशंस का रेशियो लें और Pn-P जो आपके पास मीन नेक्स्ट जो मीन प्रीवियस इटरेशन है, वो अगर आपके पास उसकी पावर अल्फा हो और अगर हम इन दोनों का रेशियो लें और हमारे पास रिजल्ट्स हम कांस्टेंट आ जाए, तो इस डेफिनेशन को हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस। ये आपके पास कहलाता है ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस, दिस इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस। तो ये चीज क्लियर हुई आपको? सर एक बार फिर रिपीट कर। ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस बेसिकली देखिए, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस बेसिकली रेशियो है बिटवीन द टू इटरेशंस एरर, कि जो दो इटरेशंस आपने परफॉर्म की हैं उनके दरमियान एरर किस तरह से डिक्रीज होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप P0 P1 ये इटरेशन आपने परफॉर्म की, इन दोनों का एरर आपने फाइंड किया P0 और P1 के दरमियान, लेट सपोज करें वो E1 आ गया, फिर आपने P1 और P2 का एरर आपने फाइंड किया, ठीक है। लेट सपोज करें कि वो आपके पास E2 आ गया। अगर आप इन दोनों एरर्स का रेशियो लें और रेशियो से जो आपके पास आंसर आए, वो आपके पास बेसिकली बताता है कि आपका एरर जो है वो किस तरह से डिक्रीज कर रहा है, मतलब कितना डिक्रीज कर रहा है, क्या वो लीनियरली डिक्रीज कर रहा है या वो क्वाड्रेटिकली डिक्रीज कर रहा है। ये चीज आपके पास कहलाती है ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस। अब इसमें देखो कि हमारे पास जो भी इटरेटिव टेक्निक है, जैसे P ऑफ n इज इक्वल टू GPn-1, इस टाइप की इटरेटिव टेक्निक आपने पढ़ी थी उसमें फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड में, फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड में is said to be order alpha if the sequence converges to solution P is equal to GP of order alpha। के मीन मैंने आपको बताया कि जो फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट बेसिकली आपके पास क्या है कि आप फिक्स पॉइंट के केस में अगर ये एक फंक्शन आपके पास, ये एक लाइन y इज इक्वल टू x है और ये आपके पास एक फंक्शन है y g ऑफ x, ठीक है। तो g ऑफ x जिस पॉइंट पे इस लाइन को कट करता है वो उसका फिक्स पॉइंट बनता है। और ये जो फिक्स पॉइंट है ये आपके किसी ओरिजिनल जो फंक्शन है, कोई भी आपके पास अगर एक फंक्शन है उसका ये रूट बनता है p। तो इस केस में हमारे पास क्या कहलाता है कि अगर हमारी ये जो सीक्वेंस है वो इस फिक्स पॉइंट को कन्वर्ज करे, तो उस केस में हम कहते हैं कि ये सीक्वेंस हमारे पास ऑर्डर अल्फा को कन्वर्ज कर रही है, ऑर्डर अल्फा की कन्वर्जेंस है उसमें। अब इसमें दो तीन रूल्स हैं। फर्स्ट रूल आपके पास दो रूल्स हैं इसमें लीनियरली, एक और इसमें इजाफी चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ भी। एक चीज़ है कि अगर आपके पास अल्फा 1 आ जाए
इस डेफिनेशन में अल्फा इक्वल टू 1 हो और लैम्डा की वैल्यू भी लेस देन 1 हो, तो हम कहते हैं कि ये सीक्वेंस है वो लीनियरली कन्वर्जेंट है। द सीक्वेंस इज लीनियरली कन्वर्जेंट। अगर ये कंडीशन होल्ड करे, अल्फा की वैल्यू 1 है और लैम्डा की वैल्यू आपके पास लेस देन 1 हो, तो हम कहते हैं कि ये सीक्वेंस लीनियरली कन्वर्जेंट है। अगर अल्फा की वैल्यू 2 आ जाए और सीक्वेंस, उस केस में लैम्डा पे कोई कंडीशन नहीं है, अल्फा की वैल्यू 2 आ जाए, तो हम कहते हैं कि ये सीक्वेंस क्वाड्रेटिकली कन्वर्जेंट है। अब ये जो लीनियरली कन्वर्जेंट है, इसमें ये मेथड्स फॉलो करते हैं। एक बाइसेक्शन मेथड है, फिर फॉल्स पोजीशन मेथड है, और ये लीनियरली कन्वर्जेंट में फिर उसके बाद फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड है, FPIM, ये इसमें फॉल करते हैं। ये सारे के सारे लीनियरली कन्वर्जेंट है, लीनियरली कन्वर्जेंट। और क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंट का जो हमने मेथड पढ़ा है, वो आपके पास क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंट सिर्फ न्यूटन मेथड है, न्यूटन्स मेथड। ये क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंट है, न्यूटन्स मेथड। जबकि जो आपके पास सीकेंट मेथड है, सीकेंट मेथड वो आपके पास सुपर लीनियर कन्वर्जेंट है, सुपर लीनियर कन्वर्जेंट। सुपर लीनियर कन्वर्जेंट क्या होता है कि आपके पास जो अल्फा है वो ग्रेटर देन 1 हो बट लेस देन 2 हो। तो सीकेंट मेथड के केस में अल्फा की वैल्यू 1.5 होती है, तो इस वजह से हम इसको कहते हैं सुपर लीनियर कन्वर्जेंट। तो जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि जब हमारे पास समटाइम्स न्यूटन्स मेथड फेल हो जाता है, न्यूटन्स मेथड, तो हम सीकेंट मेथड अप्लाई करते हैं। सीकेंट मेथड से हमारे पास रिजल्ट आ जाता है, लेकिन हमें क्या होता है उस केस में, हमें कंप्रोमाइज करना पड़ता है उसके कन्वर्जेंस रेट पे, कन्वर्जेंस रेट पे। न्यूटन्स मेथड हमें क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंस देता है, जबकि सीकेंट मेथड हमें सुपर लीनियर कन्वर्जेंट है, और ये इसमें अल्फा की वैल्यू 1.5 होती है। तो देखें, जब आपने किस पे कंप्रोमाइज किया, आपने कन्वर्जेंस पे कंप्रोमाइज किया। कन्वर्जेंस का आप लिटरली इसका मीनिंग अंडरस्टैंड करना चाहें तो वो आपके पास ये होते हैं कि आपके पास आपके इटरेटिव मेथड में एरर किस रेशो से डिक्रीज हो रहा है, ये आपके पास बेसिकली कन्वर्जेंस होता है। ठीक है, ये समझ आ गया सबको? इसमें किसी का क्वेश्चन है तो वो कर सकता है। हाँ, इसमें किसी का क्वेश्चन है तो काइंडली वो क्वेश्चन कर ले। क्लियर है सर। क्लियर है, ठीक है। इसके बाद आप फिक्स पॉइंट सर इटरेशन मेथड। कन्वर्जेंस पे किस तरह कॉम्प्रोमाइज किया तो से एक्सप्लेन करो। कन्वर्जेंस पे हमने इस तरह से कंप्रोमाइज किया कि देखिए, जब हमारे पास जो इसमें अल्फा की वैल्यू, क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंस के केस में अल्फा की वैल्यू 2 थी, के मीन आपके पास एरर हमेशा स्केयर होके डिक्रीज होगा, स्केयर होके डिक्रीज होगा, मीन 2 टाइम्स डिक्रीज हो जाता है, 2 टाइम्स डिक्रीज हो जाता है, 2 टाइम्स डिक्रीज हो जाता है। जबकि सीक्वेंट मेथड के केस में अल्फा की वैल्यू 1.5 है, इसका मतलब है एरर आपके पास 1.5 टाइम्स डिक्रीज होगा, 1.5 टाइम्स, 1.5 टाइम्स, उसमें 2 टाइम्स डिक्रीज हो रहा था क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंस में। जबकि सुपर लीनियर के केस में आपके पास 1.5 टाइम्स एरर डिक्रीज होगा। ठीक है, ये बात समझ आई? यस सर, तो इसमें कम हो गए, एरर जी, कम हो जाएगा उसमें। और एरर मतलब एरर रिड्यूस तो करेगा, लेकिन वो हो सकता है कि अगर न्यूटन्स मेथड से वो उसने 10 इटरेशंस में सॉल्व होना था, तो सीकेंड मेथड में हो सकता है वो 12 या 14 इटरेशन पे या 15 इटरेशंस पे जाके वो कन्वर्जेंस आपको सोल्यूशन दे। तो आपने कन्वर्जेंस पे कंप्रोमाइज किया ना, इस सेंस में। अच्छा, इसके यस बाद क्लियर है जी? यस सर। सर लीनियर मेथड्स के लिए अल्फा 1 होगा? लीनियर्स के लिए अल्फा 1 है, लीनियर मेथड के लिए। मीन जो बाइसेक्शन मेथड है इनके लिए, लीनियर के लिए आपके पास 1 होगा। ठीक है, अब इसमें देखिए आपके पास नेक्स्ट जो है वो ये जो मैंने थ्योरम 2.8 लिखा है, ये आपके पास प्योरली फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड से रिलेटेड है। फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड्स, उसमें क्या है
कि हम देखिए उस फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड में जी आपके पास एक फंक्शन है जो कि कॉन्टिन्यूअस है इस क्लोज इंटरवल में, सच दैट कि जी ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ए बी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। अच्छा, ये पहली हमने कंडीशन रखी कि जी हमारे पास जो हमने इक्वेशन बनाई थी ना x इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स की फॉर्म में, हमें इस चीज़ को देखना है। सबसे पहले तो हमें ये मेक श्योर करना है कि वो जी जो है वो कॉन्टिन्यूस हो और जी ऑफ एक्स जो है वो तमाम की तमाम, मतलब x को जो भी वैल्यू दें, जी का जो भी रिजल्ट आए वो इसी इंटरवल के अंदर ही एग्जिस्ट करता हो। पहली चीज़ जी कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, इसका मतलब ये है जी इज कॉन्टिन्यूस, ठीक है। और दूसरी बात आपके पास ये होनी चाहिए कि उसमें जी जो है अगर उसमें x को डिफरेंट वैल्यूज दी जाएं तो उसका रिजल्ट दोबारा उसी इंटरवल के अंदर लाई करना चाहिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए बी। इस कंडीशन का मतलब ये है। और फिर नेक्स्ट में सपोज आपने एडिशन में ये सपोज करना है कि अगर आप इस g का डेरिवेटिव लें g प्राइम, वो भी कॉन्टिन्यूस होना चाहिए ऑन इंटरवल ए बी, मीन ओपन इंटरवल ए बी पे वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए g प्राइम, जो उसका जी प्राइम जो है वो उसका कॉन्टिन्यूस होना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी पे। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाएं एंड पॉजिटिव कांस्टेंट k लेस देन 1 अगर एग्जिस्ट करे विथ सर्टेन कंडीशन कि अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ g प्राइम ऑफ x लें और इज लेस देन और इक्वल टू k फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए बी, मीन इस इंटरवल ए बी से आप ये जो ओपन इंटरवल है इसके अंदर से कोई x की वैल्यू आप चूज करें, उसका अगर आप डेरिवेटिव की वैल्यू उस पर फाइंड करें तो वो वैल्यू लेस देन 1 आनी चाहिए, वो वैल्यू लेस देन 1 आनी चाहिए। ये पॉइंट क्लियर हुआ? देखिए इस कंडीशन का मतलब आपके पास ये है कि अगर आप डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करें x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए तो डेरिवेटिव की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन और इक्वल टू k आनी चाहिए। k लेस देन 1 है तो उसका मतलब है कि g प्राइम ऑफ x की वैल्यू हमेशा आपके पास लेस देन 1 आनी चाहिए, मीन 1 से छोटी आनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें यहां तक कंडीशन समझ आ गई आपको? अगर आपके पास इफ g प्राइम ऑफ p इज नॉट इक्वल टू 0, g प्राइम ऑफ p मीन फंक्शन का डेरिवेटिव उसके रूट के ऊपर 0 नहीं है, तो देन फॉर एनी नंबर p0 इज नॉट इक्वल टू p इन ab, ये जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज करेगी लीनियरली टू अ यूनिक फिक्स पॉइंट p इन ab। वो जो सीक्वेंस है, ये जो सीक्वेंस gpn-1 है, ये लीनियरली कन्वर्ज करेगी आपके फिक्स पॉइंट p को, ठीक है, फिक्स पॉइंट p। तो ये थी फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड का लीनियरली कन्वर्जेंस। क्लियर? ये बात समझ आ गई? अगर आपको फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड, अगर कोई क्वेश्चन दिया जाए जिसको आपको सॉल्व करने के लिए कहा जाए बाय फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड, तो बिफोर सॉल्विंग अगर आप उस पे ये कंडीशन चेक कर लें, ये वाली कंडीशंस के वेदर ये वाली कंडीशन इसमें होल्ड करती है, अंटिल यहाँ तक आप इस कंडीशन को चेक कर लें कि क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो वो मेक श्योर करेगा कि वो जो आपके पास फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड है वो मस्ट कन्वर्ज करेगा, उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए कन्वर्ज करेगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, मीन क्या होना चाहिए, जी कॉन्टिन्यूस होना चाहिए और जी ऑफ एक्स को बिलोंग करना चाहिए उस ए बी के अंदर, और जी प्राइम को भी कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। ये कंडीशन अगर फुलफिल हो जाएगी तो वो आपके पास फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड मस्ट कन्वर्ज करेगा, ठीक है। ये इसकी कंडीशन है। दैट्स ऑल। ये आपके पास चैप्टर नंबर 2 था। यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 आपके पास फिनिश हो जाता है जो हमारे आपकी बुक का था। नेक्स्ट जो हमने चैप्टर स्टार्ट करना है वो आपके पास चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, पॉलिनोमियल इंटरपोलेशन, ठीक। अब इंटरपोलेशन बेसिकली आपके पास वर्ड क्या है, व्हाई वी नीड द इंटरपोलेशन? किसी को पता है कि इंटरपोलेशन क्या है आपके पास? इंटरपोलेशन हमें इंटरपोलेशन की जरूरत क्यों है? व्हाई वी नीड द इंटरपोलेशन? किसी ने इंटरपोलेशन का वर्ड आप लोगों ने इससे पहले सुना है? इंटरपोलेशन का वर्ड सर थर्मो में पढ़ा था, अगर इंटरमीडिएट वैल्यूज
अगर फाइंड करनी हो, मतलब दो गिवन वैल्यूज के बीच में उसके। हाँ बिल्कुल सही, ठीक है, एक ये भी डेफिनेशन है इसकी जी। इसके अलावा अच्छा देखिए, आप लोगों ने जो न्यूमेरिकल मेथड्स पढ़े हैं उसमें न्यूमेरिकल मेथड में भी आपने अप्रोक्सीमेशन ही की है ना। न्यूमेरिकल मेथड में जो फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, आपको इक्वेशन एक गिवन है, इसका आपने रूट एक क्लोज इंटरवल के अंदर फाइंड किया है, ठीक है। तो इसमें आपने अप्रोक्सीमेशन ही किया है ना, रूट भी आपके पास क्या है, रूट इज द अप्रोक्सीमेशन, राइट। तो ये अप्रोक्सीमेशन किस फॉर्म में थी, रूट किस फॉर्म में होता है आपके पास, रूट इज इन द फॉर्म ऑफ, रूट किस फॉर्म में होता है बच्चों, रूट नंबर की शक्ल में नहीं होता, एक स्पेसिफिक नंबर होता है ना रूट आपके पास, रूट नंबर की फॉर्म में होता है। लेकिन इंटरपोलेशन आपके पास बेसिकली क्या है कि इंटरपोलेशन बेसिकली आपके पास फंक्शन की फॉर्म में होती है, फंक्शन की फॉर्म में, फंक्शन। इंटरपोलेशन बेसिकली आपके पास क्या है, अप्रोक्सीमेशन है, अप्रोक्सीमेशन ऑफ फंक्शन, ये फंक्शन की जो आपके पास इसमें जो आपके पास इंटरपोलेशन है, इंटरपोलेशन बेसिकली आपके पास अप्रोक्सीमेशन ऑफ फंक्शन है। इंटरपोलेशन आप दो तरह से परफॉर्म करते हैं। इंटरपोलेशन आप या तो पॉलिनोमियल को यूज करके फंक्शन को अप्रोक्सीमेट करते हैं, पॉलिनोमियल अलजेब्राइक पॉलिनोमियल, अलजेब्राइक, या इसके लिए डिफरेंट टाइप्स की पॉलिनोमियल्स डिफाइन की गई हैं जो इसमें यूज की जाते हैं। जैसा कि आपके बुक का, आपके कोर्स का स्कोप है, आपने लग्रांज इंटरपोलेशन पढ़नी है, लग्रांज इंटरपोलेशन, ठीक है। तो बेसिकली जो न्यूमेरिकल मेथड होता है उसमें हम रूट को अप्रोक्सीमेट करते हैं और वो रूट नंबर की फॉर्म में होता है। जबकि इंटरपोलेशन जो होती है, इंटरपोलेशन के केस में हम फंक्शन की फॉर्म में अप्रोक्सीमेशन कर रहे होते हैं, हम फंक्शन की फॉर्म में अप्रोक्सीमेशन करते हैं, ठीक है, नॉट इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। अब इसमें देखिए कि आपके पास इसकी एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक सर्वे है, सेंसस सर्वे है पॉपुलेशन का यूनाइटेड स्टेट का इन एवरी 10 ईयर्स, ठीक है। 1950 1960 से 2000 के दरमियान आपको डाटा गिवन है। आप इस गिवन डाटा को यूज करके एक फंक्शन p ऑफ x बनाएं, इस गिवन डाटा को यूज करके आप एक फंक्शन p ऑफ x बना लें। तो ये जो प्रोसेस है, मीन इस गिवन डाटा को यूज करके फंक्शन बनाने का, दिस इज कॉल्ड इंटरपोलेशन, ठीक है। ये इंटरपोलेशन है बेसिकली। तो इंटरपोलेशन का हमें फायदा क्या होता है, फॉर एग्जांपल देखो आपको इसमें डाटा 1965 का डाटा नहीं गिवन, लेट्स सपोज करें यहाँ पे कहीं 1965 का या 1975 का डाटा आपको नहीं गिवन। तो जब आप ये फंक्शन p ऑफ x पॉलिनोमियल की फॉर्म में एक फंक्शन बना लेंगे, तो आप उस फंक्शन के अंदर ये x की वैल्यू 1975 पुट करके आप 1975 का डाटा गेट कर लेंगे। अगर आपको ये कहलाता है इंटरपोलेशन के मीन आपने जो गिवन डाटा है उस, जी जी गिवन डेटा से हम ये फॉर्मूले बनाएंगे, ये पॉलिनोमियल। जी जी, yes. ये मैं आपको आगे एक एग्जांपल करवाता हूँ ना, फिर आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा उसमें। देखिए पी ऑफ एक्स आपने एक पोलिनोमियल बना ली, ठीक है, पोलिनोमियल। अब इंटरपोलेशन क्या है कि इंटरपोलेशन ये है कि आपने फॉर एग्जांपल आपको देखो डाटा गिवन है 1950 से लेके 2000 के दरमियान, तो ये आपके डाटा की डोमेन होगी कि मीन 1950 से 2000 के दरमियान डाटा है। अगर आप कोई वैल्यू 1975 ले लेते हैं जो कि 1950 से 2000 के दरमियान है, इसके ऊपर अगर आप फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं तो ये आपके पास कहलाता है इंटरपोलेशन। क्लियर, इंटरपोलेशन मीन गिवन डाटा से आप एक अप्रोक्सीमेट फंक्शन बनाते हैं, और फिर अगर वो अप्रोक्सीमेट फंक्शन जो आपने बनाया जो कि इस डाटा की इन तमाम वैल्यूज को फिट इन करता है, और फिर आप अगर उस डाटा के दरमियान से कोई मिड में कोई वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो आप उस फंक्शन को यूज करके उसकी वैल्यू अगर आप फाइंड कर लें, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द इंटरपोलेशन। लेकिन अगर आप कोई वैल्यू फॉर एग्जांपल ये 2000 तक आपको पॉपुलेशन का सेंसस गिवन है, अगर आप लेट सपोज करें 2005 की पॉपुलेशन आप फाइंड करना चाहते हैं, तो उस केस में भी आप p ऑफ x यही फंक्शन यूज करेंगे। लेकिन इस केस में ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सट्रापोलेशन,
मीन अगर आप गिवन रेंज से बाहर किसी पॉइंट पे अगर आप फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं, अप्रोक्सीमेट फाइंड करते हैं, तो वो प्रोसेस आपके पास कहलाता है एक्सट्रापोलेशन। क्लियर? तो समझ आया कि हम इंटरपोलेशन के मीनिंग क्या है बेसिकली? यस सर। सर एक्सट्रापोलेशन क्या होता है वो बार बताइए। एक्सट्रापोलेशन का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल देखो, आपको डाटा 2000 तक गिवन है, 2000 तक, लेकिन आपको वैल्यू चाहिए 2005 की। तो अगर आपको 2005 की वैल्यू चाहिए तो ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सट्रापोलेशन। अब इसमें देखो, ये आपके पास एक जनरल फॉर्म है अलजेब्राइक पॉलिनोमियल की। अलजेब्राइक पॉलिनोमियल जो Pn(x), ये आपके पास अलजेब्राइक पॉलिनोमियल है। इसमें n आपके पास नॉन नेगेटिव इंटीजर है, a0 a1 आपके पास सारे रियल कांस्टेंट्स हैं। ठीक है। एक वेर्स्टेस्ट अप्रोक्सीमेशन थ्योरम है। वेर्स्टेस्ट अप्रोक्सीमेशन थ्योरम क्या कहता है कि सपोज करें f आपके पास एक डिफाइंड और कॉन्टिन्यूस फंक्शन है a b के अंदर, फॉर ईच एप्सिलॉन इज वेरी स्मॉल वैल्यू, ठीक है, पॉजिटिव कांस्टेंट है, देयर एग्जिस्ट अ पोलिनोमियल p ऑफ x। एक पोलिनोमियल p ऑफ x एग्जिस्ट करेगी कि अगर हम उस ओरिजिनल फंक्शन, एग्जैक्ट फंक्शन का, और जो हमने अप्रोक्सीमेट किया फंक्शन पोलिनोमियल से, अप्रोक्सीमेट किया, अप्रोक्सीमेशन करेंगे इस पोलिनोमियल से, तो उससे इन दोनों का, अगर हम इस एग्जैक्ट फंक्शन का और इस पोलिनोमियल अप्रोक्सीमेटेड फंक्शन का अगर हम डिफरेंस लें तो वो लेस देन एप्सिलॉन आएगा। ये बेसिकली क्या है आपके पास, ये एरर है ना। एरर मतलब लेस देन सम एप्सिलॉन, पॉजिटिव कांस्टेंट एरर आएगी। अब इसकी आप एग्जांपल ऐसे देखें कि सपोज करें कि आपको ये गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू e पावर ऑफ x, ये एग्जैक्ट फंक्शन गिवन है, एग्जैक्ट, ठीक है, एग्जैक्ट फंक्शन। आपको कहा जा रहा है कि इस एग्जैक्ट फंक्शन को अप्रोक्सीमेट करें बाय यूजिंग फर्स्ट 6 टेलर पॉलिनोमियल्स। अब आपके पास टेलर सीरीज जो होती है वो आपके पास evaluated at x and expanded about x0, उसकी जनरल फॉर्म आपके पास ये होती है nth डिग्री पोलिनोमियल की, Pnx इज इक्वल टू समीशन k इज इक्वल टू 0 to n, फंक्शन का डेरिवेटिव kth डेरिवेटिव फंक्शन का k डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय k फैक्टोरियल, और ये फंक्शन का डेरिवेटिव एट x0 पे है, ठीक है, x0 पे मल्टीप्लाई बाय x माइनस x0 की पावर k, ये आपके पास आ जाता है। ठीक है, ये हमारे पास कहलाती है टेलर पोलिनोमियल ऑफ n डिग्री। अब अगर आप इसको एक्सपेंड करें तो इसको एक्सपेंशन में हम इस तरह लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म हमेशा 1 होती है, प्लस x माइनस x0 f प्राइम एट x0 प्लस x माइनस x0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल f डबल प्राइम एट x0 प्लस अप टू सो ऑन। ये हमारे पास होती है टेलर पोलिनोमियल। ठीक है, अब आपको गिवन है कि x0 जो है वो आपके पास इक्वल टू 0 है, f ऑफ x आपको गिवन है e पावर ऑफ x। तो आप इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करें, मीन फंक्शन का डेरिवेटिव लें, f प्राइम ऑफ x आपके पास e पावर ऑफ x। तो ये जितने भी डेरिवेटिव्स हैं इसमें, इन सब की वैल्यू एट x0 पे 1 आएगी, मीन सेकंड डेरिवेटिव भी 1 है, थर्ड डेरिवेटिव भी 1 है, और सो ऑन, जितने भी डेरिवेटिव्स हैं उन सब की वैल्यू 1 आएगी, क्योंकि x0 इक्वल टू 0 है। e पावर ऑफ x का डेरिवेटिव क्या रहेगा, e पावर ऑफ x ही आएगा ना, e पावर ऑफ x का डेरिवेटिव e पावर ऑफ x ही आएगा। तो इस वजह से हम इसको कहते हैं। अब इसमें देखो, फर्स्ट 6 टेलर पोलिनोमियल का मतलब क्या है, ये जो आपके पास फर्स्ट आपने लिखी है ये 0 डिग्री की पोलिनोमियल है, 0 डिग्री। ये जो आपने P1 लिखी है ये आपके पास फर्स्ट डिग्री की पोलिनोमियल है, फर्स्ट डिग्री। फिर आपने P2 सेकंड डिग्री, P3 थर्ड डिग्री, P4 फोर्थ डिग्री और P5 आपने फिफ्थ डिग्री की पोलिनोमियल्स लिखी। अब ये आपने 5-6 डिफरेंट किस्म की पोलिनोमियल्स लिखी हैं। अब आप देखो, अगर हम इन सब को एक ही जगह पे प्लॉट करें, जैसे ये हमारे पास एग्जैक्ट फंक्शन है, ये वाला y इज इक्वल टू e पावर ऑफ x। तो देखो, जब y इज इक्वल टू P0x अगर हम लें, y इज इक्वल टू P0x, तो एग्जैक्ट में और अप्रोक्सीमेटेड फंक्शन में बहुत ह्यूज डिफरेंस है, लार्ज डिफरेंस है बिटवीन दीज टू। ठीक है, अगर हम y इज इक्वल टू P1x लें
तो डिफरेंस कम हो जाता है, y इज इक्वल टू p2x लें और कम हो जाता है, p3x लें और कम हो जाता है, और फाइनली अगर हम y इज इक्वल टू p5x लें तो हमारे पास डिफरेंस एग्जैक्ट में और अप्रोक्सीमेटेड में कम हो जाता है। तो इसका मतलब है कि अगर हम पोलिनोमियल्स के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ाते जाएं तो हमारा जो अप्रोक्सीमेटेड फंक्शन होगा वो एग्जैक्ट फंक्शन को अप्रोच करना शुरू कर देगा, मीन उसके क्लोज हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग, मैंने इसको मैटलैब में किया, मैं आपको वो दिखाता हूँ, 1 मिनट सिर्फ। इसमें 1 मिनट, मैटलैब इसमें शो नहीं हो रही है। एनीवे आप लोग इसको, इन सारे फंक्शंस को अगर आप मैटलैब के अंदर लें, ये फंक्शंस हैं, x को आप चूज कर लें कि x बिटवीन -1 से 0.25 से 3 के दरमियान है, x है। इसको यूज करके सबसे पहले आप f ऑफ x फाइंड कर लें, फिर p0, p1, p2, p3, p4 और p5, इन सारे पोलिनोमियल्स को आप ले लें। तो उसके बाद आप प्लॉट करें तो ये आपके पास एग्जैक्टली यही फिगर बनेगी। मेरा सिर्फ यहाँ पे पॉइंट ये है कि आपके पास जब पोलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ाते जाते हैं तो उसके साथ साथ हमारे पास एग्जैक्ट फंक्शन के वो क्लोज आता जाता है रिजल्ट। ठीक है, तो बेस्ट अप्रोक्सीमेशन इसमें क्या है, y इज इक्वल टू p5 ऑफ x, 5th डिग्री की जो पोलिनोमियल है वो आपकी एग्जैक्ट डिग्री, एग्जैक्ट फंक्शन के ज्यादा क्लोज है। अब इसमें ये लास्ट इसमें पॉइंट ये है कि हमने नेक्स्ट में इसमें टॉपिक में करना है। देखिए ये जो अलजेब्राइक पोलिनोमियल है ये हर फंक्शन के लिए ट्रू नहीं होती। सम फंक्शंस के लिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे x0 इज इक्वल टू 1 लिया गया है, इस केस में आपको अगर अप्रोक्सीमेट करना है फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 3 पे, तो वो ओरिजिनल फंक्शन में उसकी वैल्यू 1/3 आती है। लेकिन जब हम इस फंक्शन को अप्रोक्सीमेट करते हैं थ्रू टेलर पोलिनोमियल तो हमें पता चलता है कि जब 0 डिग्री की पोलिनोमियल है 1 है, 1 डिग्री की पोलिनोमियल है -1 है, फिर 2 डिग्री की पोलिनोमियल है 3 है, और 7 डिग्री की पोलिनोमियल लिए तो -85 है। तो इनमें से कोई भी रिजल्ट आपके एग्जैक्ट रिजल्ट, जो कि एग्जैक्ट रिजल्ट f ऑफ 3 क्या है, 1/3 विच इज इक्वल टू 0.3333 समथिंग। तो इनमें से ये जो पोलिनोमियल से हमने अप्रोक्सीमेट किए हैं रिजल्ट, ये कोई भी इस रिजल्ट को अप्रोच नहीं करता, मीन वेरी डिफरेंट रिजल्ट, 1 है, -1 है, 3 है। तो समटाइम्स अलजेब्राइक पोलिनोमियल्स फेल हो जाती हैं। अलजेब्राइक पोलिनोमियल हर पोलिनोमियल के लिए सेम नहीं रहती। ठीक है, तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पोलिनोमियल, अलजेब्राइक पोलिनोमियल को चेंज करना पड़ेगा एक अनदर पोलिनोमियल से, जो कि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। वो है आपके पास लग्रांज इंटरपोलेशन पोलिनोमियल, मीन अलजेब्राइक पोलिनोमियल्स को चेंज करना पड़ेगा हमें अदर पोलिनोमियल्स के साथ। ठीक है, तो वो हमारा स्कोप है इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास का, जिसमें हम लग्रांजियन इंटरपोलेशन और दूसरे तीसरे करेंगे। ठीक है, क्लियर? तो बस ये आज का लेक्चर यहीं तक था। तो इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट क्लास में फिर कंटिन्यू करेंगे, कल आपकी क्लास जब होगी तो। जी यार, काइंडली आप मुझे ना अटेंडेंस सिर्फ उन बच्चों की भेज दीजिएगा जो एब्सेंट हैं। ठीक है, सिर्फ उनके नाम भेज दीजिएगा काइंडली। सर उनकी आप जैसे रेगुलर की लिस्ट अटेंडेंस नहीं अपडेट करें जनरेट होती। LMS पे।